हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम न्यायालय फीस अधिनियम अर्थात कोर्ट फीस एक्ट, ये 1870 का अधिनियम है, इसको देखेंगे। क्योंकि यह एक छोटा सा है अधिनियम है और इसमें जो है जितने एमसीक्यूज के रूप में प्रश्न बनाए गए हैं, बनाए जा सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। और यह जो वीडियो होगा यह छत्तीसगढ़ पीसीएसजे के साथ साथ जो अन्य राज्य की परीक्षाएं हैं, जो जहाँ पे कोर्ट फीस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसकी जितनी भी धाराएं हैं, उनसे जितने प्रश्न महत्वपूर्ण बनाए जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है हम इस वीडियो में शामिल करें। और यह एक छोटा सा अधिनियम है, इसमें कुल 36 धाराएं हैं, तो इसी पर जो है हम देखेंगे। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम जिन धाराओं के विस्तृत रूप से उसको बताने की हम कोशिश करेंगे कि उसका जो है विस्तार से हम उसको आपको स्पष्ट करते हुए इस वीडियो एक अकेले वीडियो में हम कंप्लीट जो कोर्ट फीस एक्ट है उसको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न हैं या कौन कौन सी बातें हैं जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण है और समय समय पर अनेक परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो इस पे सबसे पहले जानते ये हैं कि यह जो अधिनियम है इसमें कुल 36 धाराएं हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एक छोटा सा अधिनियम है। इसमें कुल 36 धाराएं हैं, कुल 6 अध्याय हैं और 3 अनुसूचियां हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि क्योंकि कभी कभी यही पूछ लेता है कि इसमें कुल कितनी धाराएं हैं या कितने अध्याय हैं, किस अध्याय में कौन सी बातें हैं या कितनी अनुसूचियां हैं। तो अध्याय में देखते हैं जो 6 अध्याय हैं उसमें कौन कौन सी बातें दी गई हैं। तो अध्याय 1 में यह प्रारंभिक जो बातें हैं इसको बताया गया है, जो कि धारा 1 से लेकर धारा 2 के अंतर्गत है। अध्याय 2 के अंतर्गत हाई कोर्ट और प्रेसिडेंसी नगरों के लघुवाद न्यायालय में फीस किस प्रकार से देय होगी या कितनी फीस कोर्ट फीस लगेगी, यह प्रावधानित है। और यह धारा 3 से लेकर धारा 5 तक यह विस्तृत है। और अध्याय 3 के अंतर्गत जो अन्य न्यायालय हैं उसके और लोक कार्यालयों में कोर्ट फीस क्या लगेगी उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और अध्याय 3A यह जो है प्रोबेट प्रशासन पत्र और प्रशासन प्रमाण पत्र अर्थात प्रोबेट्स लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार से अध्याय 4 है, इसके अंतर्गत जो है प्रोसेस बताया गया है अर्थात आदेश क्या फीस जो है उसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। अध्याय 5 के अंतर्गत कोर्ट फीस किस प्रकार से वसूल की जाएगी अर्थात उसका जो उद्ग्रहण होगा वो किस प्रकार से होगा, इसका प्रक्रिया बताई गई है। अध्याय 6 के अंतर्गत मिसलेनियस जो प्रोविजन है अर्थात जो प्रकीर्ण प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो इस प्रकार से धारा जो है 36 तक में 6 अध्याय इस तरह से बताए गए हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न इसमें है कि कोर्ट फीस अधिनियम यह प्रवर्तन तिथि क्या है अर्थात किस डेट से यह जो अधिनियम है वह प्रवर्तन में आया है। तो इसके बारे में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात तो यह है कि यह अधिनियम जो है कब से प्रवर्तन में आया है, तो यह आया है 1 अप्रैल 1870 को। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 1 के अंतर्गत ही दे दिया गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस पे बनता है कि छत्तीसगढ़ में यह जो कोर्ट फीस एक्ट है यह कब से लागू हुआ है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो कोर्ट फीस एक्ट है यह 1 नवंबर सन 2000 अर्थात यह जो पहला वाला विकल्प है यह सही है कि 1 नवंबर सन 2000 से यह छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। नेक्स्ट है कोर्ट फीस अधिनियम का छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य पर किस आदेश द्वारा इसको लागू किया है। तो जो है इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ राज्य में, क्योंकि यह जो वीडियो है इसमें बहुत सारे प्रश्नों को हमने छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए शामिल किया है, तो यहाँ पर जो आवश्यक है उसको हमने शामिल कर लिया है। तो न्यायालय फीस अधिनियम का जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर सन 2000 से प्रवृत्त हुआ है। इसके अलावा यह विधियों का अनुकूलन आदेश, यह जो पहला विकल्प है इसी के द्वारा जो है इसको यहाँ पर लागू किया गया है। नेक्स्ट है समुचित सरकार की जो परिभाषा है या कोर्ट फीस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो समुचित सरकार की परिभाषा धारा 1A के अंतर्गत दी गई है अर्थात 1 के अंतर्गत दी गई है। और इसके अंतर्गत समुचित सरकार में कौन आएगा, तो समुचित सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र सरकार जैसी भी स्थिति हो अर्थात अगर कोई मामला कोई वाद है वह केंद्र सरकार के किसी प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है तो वहाँ पर समुचित सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार होगा और अन्य मामलों में जो फीस दी जाएगी उसके संदर्भ में राज्य सरकार समझा जाएगा। नेक्स्ट है अपील का ज्ञापन किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है। तो अपील का ज्ञापन को परिभाषा जो है यह धारा 1 ख के अंतर्गत दिया गया है।
और अपील का ज्ञापन के अंतर्गत दो बातें आती हैं। तो पहला है कि अपील का ज्ञापन के अंतर्गत क्रॉस ऑब्जेक्शन अर्थात प्रति आक्षेप भी आता है, प्रति आक्षेप यह आता है। और दूसरी बात क्या दिया गया है कि वाद के अंतर्गत डिक्री से अपील भी शामिल है। तो यह दोनों बातें यहाँ पर ध्यान रखना है कि वाद के अंतर्गत क्या आता है, तो डिक्री से अगर कोई अपील होती है, डिक्री से अपील, तो अगर ये जो है इसे भी इस अधिनियम के अंतर्गत जो है अपील का ज्ञापन समझा जाएगा या इसे वाद समझा जाएगा। तो अगर यह जो प्रश्न है कभी कभी पूछ लिया जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपील का ज्ञापन किसमें परिभाषित है, तो धारा 1 ख के अंतर्गत या 1 बी के अंतर्गत परिभाषित है। दूसरी बात इसमें है कि अपील का ज्ञापन के अंतर्गत क्या शामिल है, तो इसमें जो है प्रति आक्षेप का ज्ञापन अर्थात मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन भी इसके अंतर्गत आता है। दूसरी चीज है कि वाद के अंतर्गत डिक्री से अपील भी आता है, अर्थात जब डिक्री से कोई अपील की जाती है तो वहां पर जो कोर्ट फीस लागू होगी वैसे ही वाद के संदर्भ में जैसे लागू होती है उसी प्रकार से लागू होगी। नेक्स्ट है किसी वादकर्ता या अटार्नी के बीच फीस के संदाय की आवश्यकता या उसकी रकम की बाबत अगर कोई मतभेद पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में उस पर जो प्रश्न है उसका अवधारण किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है यह धारा 5 से संबंधित है, अर्थात जो दूसरा विकल्प है यह सही है कि जो कोर्ट फीस के संदर्भ में अगर कोई मतभेद पैदा होता है, और मतभेद किसके मध्य होता है, तो वादकर्ता और अटार्नी के बीच, तो ऐसी स्थिति में जो उसका निस्तारण है वह धारा 5 के तहत किया जाएगा। अब धारा 5 के तहत कैसे किया जाएगा, तो उसमें जो है अगर हाई कोर्ट में फीस की बाबत वादकर्ता या अटार्नी के बीच मतभेद पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो प्रश्न का अवधारण करने के लिए वह जो है विनिर्धारक अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा। अर्थात ये जो पहला विकल्प है कि विनिर्धारक अधिकारी को उसको निर्दिष्ट किया जाएगा कि वह जो है इस मतभेद को या इस विवाद को समाप्त करे। और इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर उच्च न्यायालय में किसी फीस के संदाय के लिए मतभेद हुआ और उसको निर्धारण के लिए विनिर्धारक अधिकारी के पास उसको भेज दिया गया, लेकिन विनिर्धारक अधिकारी की राय में ऐसा जो प्रश्न है वह सार्वजनिक महत्व का है, तो उस पर जो है अंतिम विनिश्चय के लिए वह किसको निर्देशित करेगा। तो इसी में धारा 5 के अंतर्गत ही यह प्रावधान किया गया है कि अंतिम विनिश्चय के लिए वह उच्च न्यायालय के अर्थात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनको उस मामले को निर्दिष्ट कर देगा। उसके साथ साथ इसी में यह भी बताया गया है कि जो मुख्य न्यायमूर्ति अगर चाहें अपने साधारण या विशेष आदेश के द्वारा हाई कोर्ट के ही किसी अन्य न्यायाधीश को इसको जिसे नियुक्त करें तो उसको भी वह मामला निर्देशित किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह तीसरा विकल्प है कि इन दोनों ही में से किसी को भी वह निर्देशित किया जा सकता है। लेकिन पहली बार तो यह है कि यह मुख्य न्यायमूर्ति को ही निर्दिष्ट किया जाएगा, लेकिन अगर मुख्य न्यायमूर्ति ने इस कार्य के लिए किसी अन्य न्यायाधीश को अपने साधारण या विशेष आदेश के द्वारा नियुक्त किया है तो उसको जो है वह मामला निर्देशित किया जा सकेगा। अब तो ये हाई कोर्ट के संदर्भ में क्वेश्चन था। अब लघुवाद न्यायालय में अर्थात जो स्मॉल काजेज कोर्ट हैं, अगर वहां पर कोई फीस के संबंध में वादकर्ता और अटार्नी के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय करने के लिए किसको निर्देशित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पर न्यायालय प्राधीक्षक अर्थात जो क्लर्क होते हैं, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि न्यायालय प्राधीक्षक से तात्पर्य क्लर्क से है, क्लर्क ऑफ द कोर्ट, तो उसको जो है उसका विनिश्चय करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। अब इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर जो है इस विवाद के संदर्भ में जब मतभेद पैदा होता है और न्यायालय प्राधीक्षक की राय में अर्थात क्लर्क ऑफ द कोर्ट की राय में वह जो प्रश्न है सार्वजनिक महत्व का है तो उसे किसे निर्देशित किया जाएगा। तो उस प्रश्न का जो निर्धारण है उसका करने के लिए तो उस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश को उस मामले को निर्देशित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात को बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखना है कि दो बातें हैं। पहली है कि अगर हाई कोर्ट के समक्ष मामला है और वहाँ पर मतभेद उत्पन्न होता है तो विनिर्धारक प्राधिकारी के द्वारा उसको जो है सॉल्व किया जाएगा। और अगर विनिर्धारक प्राधिकारी की राय में वह सार्वजनिक महत्व का है तो उसको जो है उसका निर्धारण करने के लिए किसको भेजा जाएगा, तो मुख्य न्यायमूर्ति को अर्थात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। इसी प्रकार से लघुवाद न्यायालय के मामले में उसका निर्धारण किया जाएगा न्यायालय प्राधीक्षक के द्वारा। और अगर न्यायालय प्राधीक्षक जो है यह समझता है कि मामला सार्वजनिक महत्व का है तो वह उसको लघुवाद न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश को उसको भेज देगा। तो ध्यान रहे कि चाहे लघुवाद न्यायालय हो चाहे हाई कोर्ट हो, अगर वह मामला
प्रथम न्यायाधीश को या चीफ जस्टिस को अगर भेजा जाता है तो उनका जो विनिश्चय होगा वह अंतिम होगा। तो यहाँ पर अंतिम विनिश्चय के लिए उसको निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाई कोर्ट का विनिर्धारक अधिकारी होगा, इसकी घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो धारा 5 का जो तीसरा पैराग्राफ है, 5 का तीसरा पैरा, इसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य न्यायमूर्ति यह घोषित करेगा कि विनिर्धारक प्राधिकारी कौन होगा। तो यहाँ पर जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हैं वही जो है इस बात को घोषित करते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी दस्तावेज किसी भी न्यायालय में फाइल की जाएगी या लोक प्राधिकारी द्वारा तभी प्राप्त की जाएगी जबकि ऐसी दस्तावेज के लिए जो उचित फीस है वह प्रदान कर दी गई है। तो यह किस धारा के अंतर्गत कहा गया है। तो यह धारा 6 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट है, संदेह फीस की संगणना के संबंध में उपबंध किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो कौन सी जो फीस है वह संदेह होगी, अर्थात जो फीस की गणना है वह किस प्रकार से की जाएगी। तो इसके संदर्भ में धारा 7 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है और धारा 7 में जो है बहुत ही विस्तृत जो एक सूची दी गई है और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किस किस मामले में जो फीस की गणना है वह किस प्रकार से की जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि फीस की जो गणना है वह किस प्रकार से की जाएगी। तो पहला है, इसमें धन का अगर कोई वाद है तो वहां पर दावाकृत जो रकम है उसके अनुसार कोर्ट की फीस की जो गणना की जाएगी। भरण पोषण और वार्षिकी का कोई वाद है तो ऐसे मामले में वाद के विषय वस्तु के मूल्य के अनुसार और यह समझा जाएगा कि ऐसा जो मूल्य है वह 1 वर्ष के लिए संदेह दावाकृत जो रकम है उसका 10 गुना है। बाजार मूल्य वाली अगर कोई चीज चल संपत्ति है तो ऐसी स्थिति में वाद पत्र के पेश होने की तारीख पर जो उसका मूल्य है उसके अनुसार जो है वहां पर कोर्ट फीस का निर्धारण होगा। लेकिन अगर बिना बाजार मूल्य की चल संपत्ति है तो ऐसी स्थिति में या घोषणात्मक डिक्री और परिणामिक अनुतोष के मामले में, व्यादेश के मामले में, सुखाचार के मामले में और लेखाओं के मामले में, तो इस सभी मामलों में जो इच्छित अनुतोष की जो मूल्यांकन है उसका रकम का जो है कथन किया जाएगा। तो जो इसका दावा करता है उसके द्वारा जो है इसका मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करने के बाद उसकी रकम कितनी होगी तो उसी के द्वारा इसका जो कथन किया जाएगा। इसी प्रकार से भूमि, गृह और उद्यान के कब्जे के मामले में जो कोर्ट फीस की गणना है वह विषय की मूल्य के अनुसार की जाएगी। और अगर भू राजस्व का भूमि का मामला है तो वहां पर निर्धारित भू राजस्व का 20 गुना और अगर राजस्व निर्धारित नहीं है तो ऐसी स्थिति में 5 रुपए प्रति एकड़ की दर से जो कुल भू राजस्व का 20 गुना वहां पर कोर्ट फीस देय होगा। सुखाधिकार प्रवर्तित कराने के मामले में किस प्रकार से कोर्ट फीस का निर्धारण होगा। तो उसके दस्तावेज में निर्दिष्ट मूल्य के अनुसार और जब दस्तावेज में कोई दस्तावेज न हो जिसमें मूल्य बताई गई है तो ऐसी स्थिति में जो विषय वस्तु का वर्तमान जो मूल्य है उसके अनुसार कोर्ट फीस का निर्धारण होता है। अब विभाजन का कोई मामला है तो उसमें कोर्ट फीस कैसे निर्धारित होगी। तो संपत्ति के आधे मूल्य के अनुसार और अगर वाद पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को वादी का उस संपत्ति पर कब्जा न हो जिसका वह सहदायिक या सहस्वामी होने का दावा करता है और ऐसे दिनांक को उसके सहदायिक या सहस्वामी होने के दावे से इनकार किया जाता है तो ऐसे हिस्से के पूरे मूल्य के अनुसार वहां पर जो है कोर्ट फीस देय होगा। तो विभाजन के मामले में 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि वादी के जो हिस्सा है अर्थात जो कुल संपत्ति है उस संपत्ति में 2 पार्ट होना है। तो जो वादी है, वादी की जो संपत्ति का मूल्य है अर्थात कुल मूल्य का आधा उसका हिस्सा है तो उसके अनुसार कोर्ट फीस का निर्धारण होगा। और दूसरी शर्त यह है कि अगर वाद पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को वादी का उस संपत्ति पर कब्जा न हो जिसका वह सहदायिक या सहस्वामी होने का दावा करता है और ऐसे दिनांक को उसके सहदायिक या सहस्वामी होने के दावे से इनकार किया जाता है तो उस संपत्ति के पूरे मूल्य के अनुसार जो है वहां पर कोर्ट फीस का निर्धारण होगा। और भू राजस्व के समन्वयसी के हित में वाद है तो वाद पत्र पेश किए जाने की तारीख से ठीक पहले के वर्ष के उसके शुद्ध लाभों का 15 गुना जो है वह कोर्ट फीस के रूप में देय होगा। कुर्की अपास्त कराने का कोई मामला है तो वहां पर जो है वह जो भूमि है या हित है उसकी जो कितनी कीमत क्या है उसके अनुसार कोर्ट फीस देय होगी। बंधकदार के विरुद्ध बंधक संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए अगर कोई मामला है तो वहां पर जो मूलधन है उसके अनुसार, जो प्रतिभूत मूलधन है उसके अनुसार कोर्ट फीस देय होगा। बंधकदार द्वारा बंधक के पूर्वबंध के मामले में
वाद प्रस्तुत करने के दिनांक को दावाकृत शोध राशि के अनुसार जो है कोर्ट फीस देय होगा। इसी प्रकार से विनिर्दिष्ट पालन का मामला है तो वहां पर विक्रय की संविदा में प्रतिफल की रकम के अनुसार, बंधक की संविदा है तो वहां पर करार में प्रतिभूत रकम के अनुसार, पट्टे का मामला है तो वहां पर जुर्माना या जो उसका प्रीमियम है उसके अनुसार, पंचाट के मामले में विवादग्रस्त या संपत्ति के मूल्य के अनुसार जो कोर्ट फीस है वह देय होगा। तो वो विनिर्दिष्ट पालन के, तो यहाँ से बहुत बार जो अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी गए हैं, खास करके यह विनिर्दिष्ट मामला अनुपालन का मामला है और विभाजन का मामला है, कुर्की का मामला है और धन के बकाये के मामले हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है अगर इस सेक्शन में पूछा गया है तो एक प्रश्न यहाँ से जरूर रहा है। और अगला है कि भूस्वामी और अभिधारी के बीच के अगर कोई वाद है तो वहां पर भाटक की रकम के अनुसार जो है वह कोर्ट फीस का निर्धारण किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कोर्ट फीस अधिनियम के अधीन देय फीस की जो संगणना है वह किस प्रकार से की जाएगी। तो धन के मामले में दावाकृत रकम के अनुसार की जाएगी, तो यह सही है। दूसरा है विभाजन के मामले में वादी के संपत्ति में हिस्से के आधे मूल्य के अनुसार की जाएगी, तो यह भी सही है। और तीसरा है कि भरण पोषण के वाद में विषय वस्तु के जो मूल्य है उसके अनुसार जो है कोर्ट फीस की गणना की जाएगी। तो यहाँ पर जो है यह सभी चारों जो विकल्प हैं वह सही हैं और इसी के अनुसार जो कोर्ट फीस का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट है विभाजन हेतु वादों में संदेय फीस की गणना की जाएगी। तो विभाजन के मामले में जो फीस की गणना कैसे की जाएगी, तो हमने इसमें देखा था दो विकल्प। पहला कि वादी के अगर संपत्ति का हिस्से के मामला है तो वहां पर आधे मूल्य के अनुसार उसकी गणना की जाएगी। दूसरा है कि अगर वाद पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को वादी जो है उस पर कब्जा न हो, अर्थात उसका उस समय कब्जा नहीं हो और जिसका वह सहदायिक या सहस्वामी होने का दावा करता है और ऐसे दिनांक को उसके सहदायिक या सहस्वामी होने के दावे से इनकार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह जो पूरी प्रॉपर्टी है उसके पूरे मूल्य के अनुसार जो है वहां पर कोर्ट फीस दे होगा। तो यहाँ पर एक और दो ये दोनों ही जो बातें हैं वह बिल्कुल सही हैं और इसी के अनुसार जो है कोर्ट फीस की गणना की जाएगी। नेक्स्ट है धारा 7 जो है सामान्य तौर पर किसी भी वाद की विषय वस्तु के मूल्यांकन के ढंग विहित करती है, तो वह किस किस आधार पर जो है वाद का कोर्ट फीस का मूल्यांकन करती है। तो वह बाजार मूल्य के अनुसार पर, कुछ सिद्धांतों पर आधारित जो कृत्रिम मूल्य हैं उनके आधार पर और वादी की मूल्य संबंधी घोषणा, तो इन सभी आधारों पर जो है धारा 7 के तहत कोर्ट फीस का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिकर संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन पर फीस की संगणना की जाएगी। तो यह जो है जो संगणना है वह किस प्रकार से की जाएगी, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रतिकर संबंधी आदेश के विरुद्ध अगर अपील के ज्ञापन कोई है तो वहां पर जो कोर्ट फीस की गणना है तो वह की जाएगी अधिनिर्णीत रकम और अपीलार्थी द्वारा दावाकृत रकम के बीच अंतर के अनुसार जो है उसकी कोर्ट फीस की गणना की जाएगी। नेक्स्ट है कोर्ट फीस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत न्यायालय जो है भूमि, गृह या उद्यान के वार्षिक शुद्ध लाभ का या उसके बाजार मूल्य का प्राकलन करके उसके संदर्भ में सही कोर्ट फीस की गणना करने के लिए कमीशन निकाल सकता है। तो यह प्रावधान जो है धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है और इसी में यह बताया गया है कि जो न्यायालय है वह भूमि, घर, उद्यान के वार्षिक शुद्ध लाभ का जो संकलन करने के लिए ताकि कोर्ट फीस का निर्धारण किया जा सके उसके लिए कमीशन जारी करता है। नेक्स्ट है शुद्ध लाभ या बाजार मूल्य गलत तौर पर प्राकलित होने के संबंध में जो प्रक्रिया है वह किस धारा के अंतर्गत दी गई है, तो यह धारा 10 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय फीस अधिनियम के अंतर्गत शुद्ध लाभ या बाजार मूल्य अगर गलत तौर पर प्राकलित हुआ है तो न्यायालय वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। तो जितना प्राकलन होना चाहिए उससे अधिक अगर हुआ है तो न्यायालय क्या करेगा कि जो अधिक फीस है उसको वापस कर देगा। यह कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि यदि प्राकलन अपर्याप्त हुआ है तो न्यायालय वादी से अपेक्षा करेगा कि वह उतनी अतिरिक्त जो फीस है उसको संदेह कर दे। तो यहाँ पर यह दोनों ही कथन सही होंगे। तो इसका तात्पर्य है इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। इसी में यह बताया गया है कि प्रक्रिया क्या होगी जहां पर शुद्ध लाभ या बाजार मूल्य गलत तौर पर प्राकलित हुआ है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर उसका प्राकलन अधिक कर दिया गया है तो जो शेष धनराशि है उसको वापस कर दी जाएगी और अगर कम किया गया है अर्थात अपर्याप्त किया गया है तो वहां पर जो न्यायालय है वो वादी से अपेक्षा करेगा कि वह जो अतिरिक्त कोर्ट फीस है उसको न्यायालय में जमा कर दे।
तो यहाँ पर ये दोनों बातें सही हैं धारा 10 के अनुसार। नेक्स्ट है, कोर्ट फीस अधिनियम के अंतर्गत बाजार मूल्य अगर अपर्याप्त प्राकलित हुआ है तो यहाँ पर जो न्यायालय है वह क्या कर सकता है? तो न्यायालय जो है वह अतिरिक्त फीस संदत्त किए जाने के बारे में आदेश दे सकता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अतिरिक्त अगर फीस नहीं दी जाती है तो वह वाद को रोक सकता है, यह भी सही है और यह धारा 10 के खंड 2 के अंतर्गत यह प्रावधान बताया गया है। तीसरी बात है कि न्यायालय के द्वारा नियत समय के भीतर अगर अतिरिक्त फीस नहीं दी जाती है तो वहां पर वाद को खारिज भी किया जा सकता है। तो ये 3 बातें हैं और ये इस प्रकार से जो सभी विकल्प हैं ये सही हैं। धारा 10 के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकालीन लाभ या अचल संपत्ति और अंतःकालीन लाभ या लेखा के लिए वाद में यदि डिक्रीत लाभ या रकम दावाकृत लाभ या रकम से जिस पर वादी ने अंतोष का मूल्यांकन किया है वह अधिक है तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो ऐसी स्थिति में होगा कि डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उचित अधिकारी को वह अंतर संदत न कर दिया जाए जो संदेह होती। तो यही जो पहला विकल्प है यही सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाद पत्र पर अध्याय 3 के अधीन प्रभार्य फीस की रकम के अवधारण के प्रयोजनार्थ हर प्रश्न का विनिश्चय उस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसा जो विनिश्चय है किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि ऐसा जो प्रश्न का विनिश्चय है उस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जहां पर वाद पत्र फाइल किया गया है या जहां पर अपील का ज्ञापन फाइल किया गया है। तो इस प्रकार से ए और दो या दो इन दोनों ही मामलों में जो है उसका विनिश्चय किया जा सकता है। धारा 12 के अनुसार वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जाता है। पहली बात, यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा जो विनिश्चय है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। कौन सा न्यायालय? चाहे वह अपील न्यायालय हो या रेगुलर जो कोर्ट हो जहाँ पर मामला जो है वाद पर संस्थित किया गया है। और आगे है कि उसका जो विनिश्चय है यह अंतिम होगा, अर्थात उससे कोई अपील नहीं की जा सकेगी। और परंतु किसी अपील निर्देश या पुनरीक्षण न्यायालय का अगर यह विचार है कि उस प्रश्न का भी निश्चय न्यायालय के द्वारा गलत तौर पर किया गया है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा? उस पक्षकार से जिसने ऐसी फीस संदत्त की है अतिरिक्त फीस संदत्त करने की अपेक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है, कोर्ट फीस की वापसी का आदेश किस धारा के अंतर्गत दे सकता है? अर्थात कोई न्यायालय है और वहां पर जो फीस है उसको वापस करने के लिए जो आदेश दिया जाता है तो वह धारा 13 के तहत भी दिया जा सकता है, धारा 14 के तहत निर्णय के पुनर्विलोकन के मामले में वहां दिया जा सकता है और धारा 15 के अंतर्गत भी दिया जा सकता है जबकि न्यायालय अपना यह जो पूर्व निश्चय भूल या कपट के आधार पर उलट देता है या परिवर्तित कर देता है तो ऐसी स्थिति में भी जो कोर्ट फीस है उसको वापस किया जा सकेगा। इस प्रकार से इन सभी मामलों में कोर्ट फीस वापस का आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, न्यायालय फीस की वापसी का आदेश कब दे सकता है? तो कोई न्यायालय है वह कोर्ट फीस की वापसी के लिए आदेश कब दे सकता है? तो इसमें पहला है कि जब निचले न्यायालय के द्वारा अपील या वाद पत्र को खारिज कर दिया जाता है और उसे ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है कोर्ट फीस को वापसी का आदेश दिया जा सकता है, पहला सही है। दूसरा है कि जबकि डिक्री की तारीख से 30 दिन के बाद पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाता है तो वहां भी कोर्ट फीस वापसी का जो है आदेश दिया जा सकेगा। इसके बारे में प्रावधान धारा 14 के अंतर्गत है। तीसरा है कि जबकि पुनर्विलोकन में न्यायालय अपने पूर्व निर्णय को विधि या तथ्य की भूल के आधार पर उलट देता है या उसको परिवर्तित कर देता है तो ऐसी स्थिति में भी जो है कोर्ट फीस की वापसी का आदेश दिया जा सकेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1, 2, 3 यह सभी मामलों में कोर्ट फीस को वापसी करने का आदेश दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है, अपील न्यायालय अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की पूरी रकम किसे वापस पाने के लिए अपीलार्थी को प्रमाण पत्र अनुदत्त करता है? अर्थात जो है वह जो अपीलार्थी है अपनी पूरी जो कोर्ट फीस है वह किससे वापस प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है और यहाँ पर जो कोर्ट फीस का जो रिफंड है इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो वह जो फीस है वह कलेक्टर से उसको वापस प्राप्त करने के लिए वहाँ पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और दूसरी बात है धारा 16 के तहत कि जो जो कोर्ट की फीस होगी वह आधा नहीं होगी या उसका कुछ हिस्सा नहीं होगी बल्कि यह पूरी की पूरी फीस जो है वापस वापस करने का आदेश दिया जा सकता है।
नेक्स्ट है, निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की फीस की वापसी का उपबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की फीस की वापसी के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है। जहां निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन डिक्री की तारीख के 30वें दिन या उसके बाद, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि निर्णय की तारीख से 30 दिन के पहले नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि निर्णय की तारीख से 30 दिन या उसके बाद वहां पर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय स्वविवेकानुसार आवेदक को प्रमाण पत्र प्रदान करेगा कि वह जो कलेक्टर से बढ़ी हुई फीस जो है वह वो वापस प्राप्त कर ले। अर्थात ऐसा जो प्रमाण पत्र है उसके माध्यम से कलेक्टर से वह अपनी फीस को वापसी प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां न्यायालय अपना पूर्व विनिश्चय भूल के आधार पर उलट देता है या परिवर्तित कर देता है, वहां पर फीस की वापसी के लिए आवेदक प्रमाण पत्र पाने का हकदार है। तो किस धारा के अंतर्गत? तो यह धारा 15 के तहत वह हकदार होता है, क्योंकि धारा 15 में प्रावधान है कि जहां न्यायालय अपना पूर्व जो निर्णय है उसको भूल के आधार पर उलट देता है या उसमें परिवर्तन कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो आवेदक है वह अपनी जो कोर्ट फीस है उसको प्राप्त करने का अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, फीस की प्रतिदाय अर्थात रिफंड ऑफ फीस के संबंध में जो प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो वह धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, वाद सिविल न्यायालय में संस्थित किया जाता है और बाद में न्यायालय को वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विवाद के निपटारे के ढंग में से कोई ढंग निर्दिष्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या स्थिति होगी? तो यहाँ पर अगर कोई मामला है वह संस्थित किया जाता है न्यायालय में, लेकिन न्यायालय कहता है कि जो सीपीसी की धारा 89 के अंतर्गत जो वाद के निपटारे के लिए जो ढंग बताए गए हैं, जैसे उसमें सुलह है, मध्यस्थम है, वार्ता है या लोक अदालत के माध्यम से वहां पर जो है मामले का निपटारा किया जाता है। तो अगर न्यायालय जो है धारा 89 के तहत मामले के निपटारे के लिए निर्दिष्ट कर देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो वहां पर जो न्यायालय है वह पूरी जो कोर्ट फीस है उसकी पूरी रकम पाने के लिए प्राधिकृत करने वाला प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो इस प्रकार से यह जो पहला विकल्प है यह सही होगा। अब हम ये देखते हैं कि सीपीसी की धारा 89 के अंतर्गत न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के ढंग बताया गया है। तो धारा 89 के तहत किन किन ढंग से निपटारा किया जाता है? तो आर्बिट्रेशन अर्थात मध्यस्थ है, काउंसिलेशन अर्थात सुलह है, न्यायिक समझौता और लोक अदालत, इसके साथ साथ बीच बचाव। तो यह 4 तरीके बताए गए हैं धारा 89 के अंतर्गत। इन्हीं तरीकों में से किसी के माध्यम से जो है जब मामले के निपटारे का जो है आदेश दिया जाता है, तो वहां पर जो कोर्ट फीस है उसकी जो पूरी रकम है उसको वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, न्यायालय वादी को फीस वापसी किससे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है? तो न्यायालय जो है वह कलेक्टर से जो कोर्ट फीस की जो रकम है उसको प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है। और प्राधिकृत कैसे करता है? तो उसके लिए वह एक प्रमाण पत्र जारी करता है। नेक्स्ट है, बाहुल्यपूर्ण वाद से संबंधित कौन सी धारा है? तो बाहुल्यपूर्ण वाद से संबंधित धारा धारा 17 है, इसी के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी वाद में दो या अधिक पृथक और सुभिन्न वाद हेतुक संयोजित किए गए हैं और प्रत्येक के बारे में पृथक और सुभिन्न अनतोष चाहे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कौन सा जो कथन है वह सही होगा? तो इसमें क्या होगा कि वाद पत्र पर फीस उस योग की रकम की देय होगी जो प्रत्येक वाद हेतु के बारे में यदि पृथक वाद संस्थित किया जाता तब प्रभावी होती। तो यही जो पहला विकल्प है यही सही है। इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर दो या अधिक, मान लीजिए दो ही केस हैं, उनको जो है अलग अलग वाद हैं ये दोनों, और इनको संस्थित किया जाता है और इन दोनों को एक ही में संयोजित कर लिया गया है। अर्थात ये दोनों के जो वाद हेतु हैं वह एक ही हैं, इसलिए दोनों को एक साथ संयोजित कर लिया गया है। तो वहाँ पर जो कोर्ट फीस होगी वह दोनों की, जो मान लीजिए पहले की 100 रुपये है, दूसरे की भी 100 रुपये है, तो इसलिए इन दोनों ही फीस का जो योग होगा तो यह इस मामले में वह देय होगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, परिवादी को ऐसे अपराध में जिसके लिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती वहां पर गिरफ्तार कर लेती है। अर्थात ऐसे मामले में गिरफ्तार कर लेती है जो कि असंज्ञेय है, अर्थात वहां पर वारंट के बिना उसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो परिवादी की जो परीक्षा लेखबद्ध किए जाने पर
परिवादी जो है कोर्ट फीस की कितनी रकम संदाय करेगा, तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 18 में यह बताया गया है कि ऐसी स्थिति में जो परिवादी है वह 2 रुपए की जो फीस है वह संदाय करेगा। तो ध्यान रहे 2 रुपए फीस संदाय करता है, लेकिन ऐसी जो न्यायालय अगर जब चाहे तो वह इसे जो है माफ भी कर सकता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोर्ट फीस जो है जो यहाँ पर 2 रुपए संदाय करने के लिए नियत किया गया है, तो उसकी माफी का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है, तो वह जो है न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस धारा के अंतर्गत दस्तावेज पर फीस से छूट दी गई है, अर्थात वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जिन पर कोर्ट फीस नहीं लागू होगी। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है, और 19 के अंतर्गत एक विस्तृत सूची दी गई है उन दस्तावेजों पर जो कोर्ट फीस है वह लागू नहीं होगी। खैर उसको अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज पर फीस प्रभावी नहीं है, अर्थात कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिस पर कोर्ट फीस नहीं लागू होगी। तो वाद की प्रथम सुनवाई के पश्चात न्यायालय के द्वारा मांगे गए जो लिखित कथन है उस पर कोर्ट फीस नहीं देनी होती है। सिंचाई के लिए सरकारी जल के प्रदाय के संदर्भ में आवेदन अगर किया जाता है तो वहाँ भी कोर्ट फीस लागू नहीं होगी। अभिकर्ता को करस्थम करने का लिखित प्राधिकार दिया जाता है, तो इन सभी मामलों में जो कोर्ट फीस दे नहीं होती है। अब धारा 19 के अंतर्गत जो लिस्ट दी गई है, अर्थात जो ऐसे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जिन पर जो कोर्ट फीस लागू नहीं होती है, तो इसको देखते हैं। तो केंद्रीय सशस्त्र बल के सदस्य के द्वारा अगर कोई वाद किया जाता है, वाद की प्रथम सुनवाई के बाद न्यायालय अगर कोई लिखित कथन मांगता है, सरकार के द्वारा आवेदक को शोध धन के संदाय के लिए अगर कोई आवेदन दिया जाता है, या सरकारी वनों में लकड़ी या काष्ठ काटने की अनुज्ञा के लिए अगर कोई आवेदन दिया जाता है, या लोक सेवक नगर पालिका अधिकारी का जो परिवाद है या उनसे जो परिवाद किया जाता है, किसी अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी के समक्ष अगर कोई आवेदन दिया जाता है या अपराध की सूचना दी जाती है, कैदी या अन्य व्यक्ति के द्वारा जो बाध्यता के या किसी न्यायालय या उसके अधिकारियों के अधीन अगर कोई आवेदन दिया जाता है, या भाटक की वृद्धि के लिए दी गई कोई सूचना की तामील के लिए अगर आवेदन किया जाता है, इसी प्रकार से लोक प्रयोजनों के लिए संपत्ति के अर्जन से संबंधित तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन प्रतिकर के पाने के लिए कोई आवेदन दिया जाता है, या कलेक्टर को भूमि के निर्धारण या उस पर के हित को सुनिश्चित करने के लिए अगर आवेदन किया जाता है, राजस्व बोर्ड या राजस्व कमिश्नर को भूमि के निर्धारण या उसमें हित के विनिश्चय के लिए आवेदन दिया जाता है, साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने के लिए अगर किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए जो है आवेदन किया जाता है न्यायालय से कि उसे जो है हाजिर करने के लिए आप समन जारी करें, तो इन सब आवेदनों पर वहाँ पर कोर्ट फीस लागू नहीं होगी। इसी के साथ साथ दस्तावेज पेश करने के लिए या हाजिर होने के लिए किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति को आवेदन किया जाता है, दांडिक मामलों में जो जमानत के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है, अभियोजन करने के लिए जो मुचलके हैं, या स्वयं हाजिर होने के लिए अगर कोई बॉन्ड वगैरह है, तो इनके साथ जो है कोर्ट फीस की जो संदाय है वह देन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जहां बहुत अधिक कोर्ट फीस प्रदान की गई है वहां मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी यहां पर क्या कर सकता है। तो जहां पर बहुत अधिक जो न्यायालय फीस संदत्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में जो मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी वह क्या कर सकता है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है अध्याय 3A के अंतर्गत और धारा 19A के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 19A के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी है वह क्या कर सकेगा कि प्रोबेट या प्रशासन पत्र में स्टाम्प को रद्द कर सकता है, उस पर जो कोर्ट फीस दी जानी थी उसे सूचित करने के लिए अन्य स्टाम्प पर उसको प्रतिस्थापित कर सकता है, स्वविवेकानुसार उनके अंतर का संदाय कर सकेगा या प्रतिसंदाय धन के रूप में कर सकेगा। तो यह सभी जो कार्य हैं वह किया जा सकता है धारा 19A के तहत। तो किसके द्वारा, तो वह जो है मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट है, जहां किसी बिल के प्रोबेट या प्रशासन पत्र के लिए आवेदन करते समय किसी व्यक्ति ने मृतक की संपत्ति का प्राक्कलन अधिक किया है और उसने बहुत अधिक फीस संदत्त की है, वहां संपत्ति के सही मूल्य के विनिश्चय करने के कितने समय के भीतर जो मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष प्रोबेट या प्रशासन पत्र पेश करता है, तो यह 6 महीने के अंदर इसको पेश किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां प्रोबेट या प्रशासन पत्र के लिए आवेदन जो है उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय आवेदन की सूचना किसको देगा।
तो न्यायालय जो है आवेदन की सूचना कलेक्टर को देगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं और यह जो प्रश्न है धारा 19H से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि अगर जो आवेदन है वह हाई कोर्ट से भिन्न किसी न्यायालय को किया जाता है तो उसकी सूचना जो है वह कलेक्टर को की जाएगी। लेकिन अगर आवेदन हाई कोर्ट को किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो उसकी सूचना है वह किसको दी जाएगी, तो वह मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को दी जाएगी। तो यह हाई कोर्ट के मामले में लागू होगा और जो पहला है वह उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय के मामले में यह लागू होता है। तो यहाँ पर इसीलिए पहला विकल्प इस प्रश्न के अनुसार सही है। नेक्स्ट है, न्यायालय के द्वारा अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जारी की गई आदेशों की तामील और उसके निष्पादन के लिए फीस का जो निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो निर्धारण है यह उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, जिला और अधीनस्थ न्यायालय में चपरासियों की संख्या कितनी होगी, यह किसके द्वारा नियत किया जाएगा। तो यह जो संख्या निर्धारित करने के संदर्भ में दो धाराएं हैं, धारा 22 और धारा 23। तो अगर जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पूछता है तो यहाँ पर चपरासियों की संख्या किसके द्वारा नियत की जाएगी, तो यह जिला न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। यह धारा 22 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। और धारा 23 को देखेंगे तो धारा 23 पर एक अलग प्रश्न बनता है कि राजस्व न्यायालय में चपरासियों की संख्या किसके द्वारा नियत की जाएगी, तो यह नियत किया जाएगी कलेक्टर के द्वारा। और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, न्यायालय फीस अधिनियम के अधीन प्रभारी सब फीस जो है वह किस प्रकार से वसूली की जाएंगी। तो यह जो प्रश्न है यह धारा 25 से संबंधित है और 25 में सन 2018 में संशोधन किया गया है। तो इसलिए अगर आप पुराने प्रश्नों को देखते हैं तो यह चूंकि प्रश्न एक बार पूछा भी गया है तो इसलिए जो है इसको ध्यान में रखना है कि 2018 से पहले जो कोर्ट फीस का संदाय होता था वह मात्र स्टाम्प के द्वारा होता था। लेकिन 2018 के अंतर्गत जो परिवर्तन किया गया है उसमें इसे इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के द्वारा भी इसको शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है तीसरा विकल्प सही होगा, 1 या 2 अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से या स्टाम्प के माध्यम से जो है इसकी वसूली की जा सकेगी। नेक्स्ट है, स्टाम्पों के प्रदाय, संख्या, नवीनीकरण और लेखा रखने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके प्राप्त है। तो यह जो शक्ति धारा 27 के तहत किसको प्राप्त है, तो समुचित सरकार की अर्थात जैसी स्थिति हो राज्य के मामले में राज्य सरकार को और केंद्र के मामले में यह शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वह सही है। तो पहला है इसमें एक उचित रूप से स्टाम्पित दस्तावेज ही विधिमान्य होंगे। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है, इसके बारे में प्रावधान धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है। और दूसरा है कि यदि दस्तावेज स्टाम्पित नहीं है और न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है उसके बाद जो न्यायालय निर्देश देता है कि दस्तावेज को स्टाम्पित कर लिया जाए और वह उसे स्टाम्पित कर लिया जाता है तो वह जो है विधिमान्य हो जाता है। तो यह दोनों ही विकल्प सही हैं और इनके बारे में जो प्रावधान है धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, असंदत या कम न्यायालय शुल्क की जो वसूली है तो वह किस प्रकार से की जाती है। तो अगर असंदत या कम न्यायालय फीस अर्थात कम कोर्ट फीस दिया गया है तो उसकी जो वसूली है वह किस प्रकार से की जाएगी, तो इस प्रकार से की जाएगी मानो वह जो है भू राजस्व है अर्थात वह भू राजस्व के बकाये की तरह उसकी वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस धारा में प्रावधान है कि जहां कोई दस्तावेज केवल भूल सुधारने और उसे पक्षकारों के मूल आशय के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया जाता है तो वहां पर कोई नया जो स्टाम्प शुल्क है वह नहीं लगेगा। तो ऐसा जो प्रावधान है धारा 29 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जहां कोई ऐसी दस्तावेज केवल भूल का सुधार करने और उसे पक्षकारों के मूल आशय के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया जाता है वहां पर उस पर नया जो स्टाम्प शुल्क है वह नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, स्टाम्प रद्द करने का जो प्रावधान है किस धारा में दिया गया है, तो यह धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है, धारा 30 के अंतर्गत। और यह इसमें यह बताया गया है कि यह जो स्टाम्प किसके द्वारा रद्द किया जाएगा, तो ऐसे अधिकारी के द्वारा जिसे न्यायालय या कार्यालय का जो प्रधान है वह समय समय पर इसको नियुक्त करे। तो न्यायालय के मामले में न्यायालय जो है और जो भू राजस्व के मामले में वहां पर जो राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो उसके द्वारा जो है स्टाम्प को रद्द किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, स्टाम्प बेचने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति नियम की अवज्ञा करता है या नियुक्त न किया गया कोई व्यक्ति स्टाम्प बेचता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा।
तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है। इसी में यह बताया गया है कि जो स्टाम्प का विक्रय होगा वह किस प्रकार से होगा, इसके संदर्भ में जो नियम बनाने की शक्ति होगी वह समुचित सरकार को होगी। तो नियम कौन बनाएगा? तो समुचित सरकार बनाएगी, पहली बात। और अगर ऐसा नियम बनाया जाता है और उस नियम का उल्लंघन किया जाता है, अर्थात यहाँ पर नियम की उल्लंघन किया जाता है, या अगर कोई व्यक्ति जो कि अपराधिकृत है, अर्थात उसको स्टाम्प बेचने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी अधिकार वो है जो उसको बेचता है, तो उसको जो है 6 माह तक के कारावास और 500 रुपए तक का जुर्माना या इन दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। तो यही जो क्वेश्चन है यह धारा 34 पर आधारित है। नेक्स्ट है, फीस को कम करने या उसका परिहार करने की शक्ति किसको है? तो फीस को कम करने या उसका परिहार करने की जो शक्ति है वह समुचित सरकार को है, और ऐसी शक्ति धारा 35 के अंतर्गत दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें 50 प्रश्न बनाए जा सकते थे। हमने सभी प्रश्नों को हमने कोशिश किया है कि उसके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके साथ जो है इसको कवर करें। तो इसमें हमने इस पूरे प्रश्नों को सॉल्व किया है, और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बार देखेंगे और इस अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। अगर साथ में आप जो है बेयरैट को रखते हैं तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। लेकिन हमने कोशिश किया है कि इसमें पूरी तरह से एक भी कोई त्रुटि ना हो, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अगर आपको समझ में आती है तो आप उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके संदर्भ में और भी जो वीडियो हैं वह हमारे चैनल विधिकारी पर आपको मिल जाएंगे। उस पर छत्तीसगढ़ पीसीएसजे के सभी जो लोकल हैं, जो माइनर एक्ट हैं, वो सभी मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएसजे, बिहार पीसीएसजे और अन्य जो परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज के रूप में वीडियो मिल जाएंगे। आप उन सभी जो प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।